नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिंगुलर पॉइंट के ऊपर। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है यार, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत सारी चीजें और भी जानने को मिलेगी। सिंगुलर पॉइंट कहते किसे हैं, नाम भी बड़ा प्यारा, देखिए विचित्र बिंदु। अब आपको नाम लगे विचित्र, बिंदु भी कभी विचित्र होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपको आगे जैसे से आप आगे बढ़ेंगे, सेकंड ईयर, फाइनल, एमएससी, प्री एम, तो आप देखेंगे बहुत सी चीजें विचित्र है, सिर्फ बिंदु विचित्र नहीं है, किसी समीकरण ही विचित्र है। सिंगुलर इक्वेशन, सिंगुलर पॉइंट तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। उसके आप पढ़ेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन, मतलब विचित्र हल, विचित्र समीकरण, विचित्र अवकल समीकरण, विचित्र समाकलन। आप देखेंगे विचित्रता तो भरी पड़ी है गणित के अंदर, गणित के अंदर विचित्रता भरी हुई है। अब अच्छा, विचित्र को आप, ऑब्वियसली बात है, विचित्र क्या होता होगा? विचित्र आप किसे कहते हैं? आप अपने दैनिक जीवन में जाके देखिए, विचित्र आप किसे कहते हैं? जब कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी व्यक्ति को कह रहे हो कि ये विचित्र है, तो क्या कह रहे हो आप कह रहे हो कि ये बंदा जो है, ये जो इसको विचित्र कह रहे हो, इसका मतलब है कि बंदा सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा। यानी आपके जो बाकी लोग हैं जो व्यवहार करते हैं, अगर वही व्यवहार वो करता है तो वो सामान्य है। लेकिन अगर वो वह व्यवहार नहीं करता है, वो बाकी लोगों से अलग व्यवहार करता है, तो उसे क्या कहते हैं? विचित्र कहते हैं। तो विचित्र जो है वो पागल में नहीं आता। विचित्र कोई पागल नहीं होता है ना, अपन कहते हैं पागल है, वो एक विचित्र का एक हो सकता है प्राइवेसी कह दिया हो आपने, लेकिन वो पागल नहीं होते। विचित्र का मतलब होता है वो नॉर्मल नहीं है अपने से। सर्दियों में हम सब स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, एक व्यक्ति जिसने स्वेटर नहीं पहन रखी, वो टी शर्ट में घूम रहा है या बनियान में घूम रहा है, तो हम कहेंगे विचित्र है यार ये, हमको सबको ठंड लग रही है, इसको नहीं लग रही। अब कोई गर्मियों में जून के अंदर स्वेटर पहन के निकल रहे हैं, हम शर्ट में या टी शर्ट में है, वो स्वेटर पहन के निकल रहे हैं, हम कहते हैं विचित्र है। तो विचित्र वो होता है जो सामान्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं कर रहा, थोड़ा सा अलग व्यवहार कर रहा है। तो विचित्र की परिभाषा नॉर्मली क्या हुई, एकदम सरल परिभाषा कर दें तो सामान्य से अलग, जो सामान्य व्यवहार न करता हो, सामान्य व्यवहार न करे। तो विचित्र बिंदु वह बिंदु होगा जहां पर बिंदु का व्यवहार सामान्य नहीं होगा। तो परिभाषा लिख दूं, सरल परिभाषा डाल दूं, एकदम सरल परिभाषा डाल देते हैं। यदि किसी बिंदु पर वक्र का व्यवहार सामान्य बिंदुओं से भिन्न हो, व्यवहार सामान्य बिंदुओं से भिन्न हो मतलब अलग हो, तो वह बिंदु विचित्र बिंदु कहलाता है। तो वह बिंदु विचित्र बिंदु कहलाता है। किसी बिंदु पर अगर वक्र का व्यवहार सामान्य बिंदु से भिन्न होता है तो वह बिंदु विचित्र कहलाता है। यानी आप बाकी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, आपको लगेगा बाकी सारे बिंदु तो बिल्कुल वैसे ही है, एक जैसे ही है, लेकिन एक बिंदु या दो बिंदु या चार बिंदु या अनंत बिंदु ऐसे हैं जिन पे व्यवहार अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। चलिए मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये कर्व है, इस कर्व पे आप बाकी बिंदु को देखिए, एक बिंदु आपको थोड़ा सा अलग नजर आएगा। देखिए इस बिंदु पर एक ही शाखा है, ये बिंदु एक शाखा पर है, ये बिंदु एक शाखा पर है, ये एक शाखा पर है, ये एक शाखा पर है, ये एक शाखा पर है, लेकिन ये बिंदु ऐसा है जो दोनों शाखाओं पर है। तो अगर आप देखें तो बाकी सबसे ये स्पेशल है नहीं है, ये एक शाखा पर है, चाहे फर्स्ट पे हो और चाहे सेकंड पे हो। बाकी सारे बिंदु या तो फर्स्ट पे है या सेकंड पे है, लेकिन एक बिंदु ऐसा है जो ना फर्स्ट पे भी है और सेकंड पे भी है, तो स्पेशल हुआ नहीं हुआ? ये भाईजान स्पेशल है नहीं है, स्पेशल है। और भाई स्पेशल तो कम कहते हैं लोग, विचित्र ज्यादा कहते हैं। समझ रहे बात? आप स्पेशल तो कम कहते हो, विचित्र ज्यादा कहते हो। रहता ही है ना। मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो मान लो 40% 50% अपने स्कूल में बनाता है, लेकिन अपने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर जाता है, तो फिर आप उसे स्पेशल नहीं कहते, आप उसे विचित्र कहते हैं। यार विचित्र है, कैसे हुआ? 40% वाला अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ गया? हमें तो पता है 90 वाला आगे बढ़ता है, जो 90 से कम है वो तो लाइफ में फेल होता है। लेकिन बेटा जीवन की हकीकत यही है, लाइफ में 90 वाले फेल होते हैं और जो 40-50 वाले हैं वो लाइफ में सफल होते हैं। कड़वी सच्चाई है लेकिन सच है। जैसे बिल गेट्स हमेशा कहा करते थे, मैंने कॉलेज पास आउट नहीं किया, लेकिन दुनिया भर की बड़ी से बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे की इच्छा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करे, मतलब मेरे अंडर काम करे। यही आप फेसबुक का देखेंगे, यही आप स्टीव जॉब्स एप्पल का देखेंगे। तो ऐसा क्या है, जैसे आप अगर अलीबाबा का आपने नाम सुना हो, चाइना की, जैसे अमेजोन एक कंपनी है, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, वैसे ही अलीबाबा जो है वो चाइना में चलने वाली एक कंपनी है, ठीक है। तो उसके जो मालिक है मार्क जा, उन्होंने हमेशा वो ये कहते हैं कि मैं मेरे बच्चे को सामान्य रखना चाहता हूँ। अच्छा देखिए, दुनिया का चाइना का सबसे अमीर आदमी कह रहा है मैं मेरे बच्चे को सामान्य रखना चाहता हूँ पढ़ाई के अंदर। इससे उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जीवन की समस्याओं को हल करने का,
क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं, अधिकतर किताबों के साथ जुड़े रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, जीवन की असली सच्चाइयां उन्हें नहीं पता होती। ये कुछ वही है जिसने परीक्षा देकर ड्राइविंग लाइसेंस तो ले लिया लेकिन कार चलानी नहीं आती है। ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास, क्यों? क्योंकि उसने सारी चीजें पढ़ ली। इसको यू टर्न कहते हैं, इसको सीधा कहते हैं, इसको रेड लाइन का मतलब ये होता है, येलो लाइन का मतलब ये होता है। उसने सारे नियम पढ़ लिए, सारे नियम पढ़ लिए, उसने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया, पास हो गया, लेकिन कार चलानी नहीं आती। तो सेम हमारे साथ भी बहुत से लोगों के साथ ये जो 90% वाले लोग होते हैं जीवन की सच्चाई को भूल जाते हैं, अधिकतर ऐसा होता है। इसीलिए वो जो लोग थे उन लोगों को पता था कि पढ़ने का मतलब अर्जित करना होता है, सर्जित करना होता है, क्रिएटिविटी करना होता है। आप अगर 12 तक अगर पढ़ाई की बात करें तो 10 तक पढ़ाई बहुत है। अगर आप कुछ बना लेते हैं तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, छठी क्लास फेल बच्चे ने ये कर दिया, छठी क्लास पढ़ा हुआ आदमी ने ये कर दिया। अभी एक मध्य प्रदेश की घटना है जिसने पानी से कार चलाई, वो लगातार सुर्खियों में रही, चाइनीज कंपनी ने उसके पेटेंट की मांग की है, वो छठी क्लास फेल है, छठी क्लास तक शायद पढ़ा हुआ है या फेल है, ऐसा कुछ कहानी है उसकी। खबर आई थी न्यूज़पेपर में, काफी बड़ी खबर थी। तो क्या हुआ, उसने जितना पढ़ा उसका उपयोग किया। तो जब उपयोग नहीं हो रहा है तो आप कितना ही पढ़ लीजिए वो बकवास हो जाता है ना। तो ये जो विचित्र लोग होते हैं, ये विचित्र लोग समझते हैं कि कम पढ़ो ज्यादा उपयोग करो। नॉर्मल जो होता है वो क्या करता है, ज्यादा पढ़ता है कम उपयोग करता है। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है शिक्षा का। जो अब नई शिक्षा नीति है उसमें यही समझाया गया है कि कम पढ़िए ज्यादा सीखिए, ज्यादा पढ़िए कम सीखिए ये नहीं चल सकता, कम पढ़िए ज्यादा सीखिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। यूज करना सीखे। आज मैंने कहा पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब मैं आपसे किसी बच्चे से पूछूं पढ़ा हुआ है, आप सब कहोगे पढ़ा हुआ है। मैंने कहा एक एग्जांपल बता बेटा, रियल लाइफ में एक एग्जांपल बता, ये कहाँ काम आ रहा है, या एक बात बता ये तेरे जीवन में कहाँ मदद कर रहा है, ये बता। तो अधिकतर बच्चे चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। कारण कि उन्होंने पढ़ा तो बहुत है लेकिन कभी देखा ही नहीं कि काम कहाँ था। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बड़ा कि तुम्हारी जिंदगी में इसने क्या मदद की। तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है, बस ये है कि नंबर लाने के लिए काम आता था। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमें चीजें बहुत पढ़ी है, बहुत पढ़ी है, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन कहाँ काम आती है ये नहीं सीखा। अच्छा, अब हम हमेशा डिपेंड करते हैं कि हमारा टीचर वही हमें सब कुछ बताएगा, सब कुछ वही करेगा। मतलब न्यूटन को भी ग्रेविटी उसका टीचर ही खोज के देता, अल्बर्ट आइंस्टीन को रिलेटिविटी उसका टीचर ही खोज के दे। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमारी खोज भी हमारा गुरु ही हमें करके दे। यार फिर तुम्हें पढ़ा क्यों रहे भाई, जब मुझे ही सब कुछ करना है। सवाल मैं सॉल्व करके दूंगा, परिभाषाएं मैं दूंगा, पढ़ाऊंगा मैं, बस आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ याद करना है। ऐसे दुनिया चलती। अगर ऐसे दुनिया चलती तो 1100 के मोबाइल से एप्पल 11 नहीं आता। समझ रहे हैं बातों को? तो फर्क ये है कि सर्जित करना सीखिए, उत्पन्न करना सीखिए, विचित्र बनिए, अपने जीवन में भी विचित्र बनिए, स्पेशल बनिए, सामान्य से अलग चलिए। सामान्य क्या कर रहा है वो तो बिल्कुल मत करिए, सामान्य से भिन्न होके चलिए। चलिए, तो जिसे हम स्पेशल कहते हैं हमारी गणितीय भाषा में उसको विचित्र कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। ये है सिंगुलर पॉइंट, विचित्र बिंदु। तो परिभाषा में ये चीजें होगी कि भाई जहां पे सामान्य नहीं होगा व्यवहार, उस बिंदु को विचित्र बिंदु कहेंगे। अब हम तय कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से विचित्र बिंदु है। आप कह सकते हो अजीब अजीब चीजें यहाँ होगी, वो जहां भूतिया चीजें होंगी वो विचित्र होगा। तो हम इसको थोड़ा परिभाषित और अच्छा करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले, विचित्र बिंदु में भी हम वर्गीकरण कर लेते हैं कि हम कैसे विचित्र बिंदु को पढ़ेंगे, हम किसे किसे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैंने कहा ना हर चीज विचित्र है, हर चीज विचित्र है। कैसे है देखिए, ये देखिए, ये रहा, ये सर्कल रहा, इस सर्किल के अंदर एक येलो पॉइंट बना दिया, ये विचित्र है। क्यों है? क्योंकि इस सर्किल के अंदर बाकी सब ब्लैक है, ये मात्र एक येलो है, तो विचित्र हुआ नहीं हुआ। तो हर जगह विचित्र है, विचित्रता भरी पड़ी है। लेकिन आप बात करो कि आप क्या पढ़ने वाले हो, तो हम डिसाइड करेंगे भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये नहीं पढ़ने वाले। हम जो विचित्र बिंदु पढ़ने वाले हैं वो दो प्रकार के विचित्र बिंदु हम पढ़ने वाले हैं, दो प्रकार के सिंगुलर पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। नंबर एक नत्ती परिवर्तन बिंदु, ती परिवर्तन बिंदु, और दूसरा है बहुल बिंदु। बहुल बिंदु, नत्ती एवं बहुल। थोड़ा सा इंग्लिश में भी नाम पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे वाला जो कोर्स रहेगा हमारा, जैसे जैसे हम कॉलेजों में आगे बढ़ते जाएंगे हमारी हिंदी का विलोपन होता जाएगा और इंग्लिश जो है वो प्रभावी होती जाएगी। इसलिए इनके नामकरणों को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आगे जब हम ये धर्मांतरण करें हमारा हिंदी से इंग्लिश वाला, तब हमें दिक्कत ना हो।
नत्ती परिवर्तन बिंदु जो होता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब बेटा आपने इसका थोड़ा सा जिक्र, अगर आपने सीनियर की बुकें पढ़ी है तो आपने थोड़ा सा जिक्र इसका जरूर सुना होगा, बहुल बिंदु, मल्टीपल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट। अब दो प्रकार के पढ़ेंगे। मैंने कहा विचित्र बिंदु और भी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं बात नहीं रहा हूँ कि और नहीं हो सकते। आप हर प्रकार से आप नई परिभाषाएं भी बना सकते हैं। अगर आप ये कहें कि त्रिभुज समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, विषम बाहु, सिर्फ इतने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो मैं कहता हूँ ना, गलत है। अमित त्रिभुज भी होता है। चलिए आज आपको दिखाते हैं अमित त्रिभुज क्या होता है। आपको एक नया त्रिभुज दिखाता हूँ जो भी अभी जस्ट मैंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है अमित त्रिभुज। अमित त्रिभुज वो होता है जिसकी भुजाएं 1:2:4। ये मान लीजिए त्रिभुज है, इसका नाम अमित त्रिभुज है और इसकी भुजाएं ए बी सी। अगर त्रिभुज की भुजाएं अगर 3:4:5 में है तो वो त्रिभुज अमित त्रिभुज कहलाएगा। और अब आगे इसको बढ़ाना आपकी जिम्मेवारी है कि अमित त्रिभुज में और क्या खासियत है। ये परिभाषा बना दी मैंने अमित त्रिभुज की। जिस त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में होगी वो अमित त्रिभुज कहलाएगा। अब इसमें और खासियत क्या है, वो पढ़ाई का हिस्सा है। आप आगे इसमें ढूंढिए, इसमें खोज ढूंढिए जिसकी बजाय 3, 4, 5 होती है तो उसमें और क्या खासियत होती है, उसके कोणों में क्या विशेषता होती है, नहीं होती है, वो निकालिए। तो आप यहाँ एक बात समझ गए कि त्रिभुज 3 प्रकार 6 प्रकार के नहीं होते, ये फेमस टाइप के। तो आप समझ गए यहाँ बात कि आपको परिभाषाएं बनानी होती है। परिभाषा मतलब आप नई चीजें बनाएंगे, उसमें कुछ नई खासियतें होंगी, ऐसे चलती रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 प्रकार के त्रिभुज हो तो गणित कभी खत्म हो जाती। गणित को हम लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं, नई नई चीजें। जैसे मान ली मार्केट है, मार्केट में कोई टाइम में क्या कोकोला थी, नहीं थी, कोकोला आई, फिर कोकोला के बाद पेप्सी आई, पेप्सी के बाद मिरिंडा, फेंटा, ये वो और क्या अब और नहीं आ सकती, नहीं आ सकती है। मान लीजिए अमित के नाम से एक और कोल्ड ड्रिंक में लॉन्च कर देता हूँ, उसमें कुछ और मिला देता हूँ और उसको मैं मान लीजिए येलो कलर की बना देता हूँ, क्योंकि मार्केट में बाकी सब आ रही है येलो कलर की, थोड़ा डार्क येलो बना देता हूँ या कुछ और कलर की बना देता हूँ। कुछ नया तो मुझे करना ही पड़ेगा, कुछ नया करके बना के निकाल देता हूँ, एक और निकल जाएगी। तो त्रिभुजों की कमी नहीं है बेटा, आप अपने नए नए तरीके के त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन अच्छा, फिर क्या मार्केट में सारी कोल्ड ड्रिंक के नाम आपको पता है? तो जवाब कहेंगे नहीं सर हमें नहीं पता। और जो नई बन रही क्या उनके बारे में पता है? जो नई बनने वाली है उनके बारे में पता है कि नहीं पता? क्या नई और नहीं बनेगी? और बहुत सी नई बनेगी। तो ये सब कुछ चलता रहेगा, ये प्रक्रिया अनंत प्रक्रिया, ये चलती रहेगी। लेकिन आपको कोकोला और पेप्सी 2 के बारे में क्यों पता है? तो आप कहोगे सर ये फेमस है इसलिए पता है, सब जानते हैं। तो यही बस वो कड़ा कारण है, फेमस है इसलिए सब जानते हैं। तो समद्विबाहु, समबाहु ये त्रिभुज फेमस है, लोकप्रिय है, इसलिए ज्यादा इनको जानते हैं। बाकी भी अमित त्रिभुज भी है जो आज आपको पता चला है, फेमस नहीं है इसलिए नहीं जानते। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो विचित्र बिंदु भी बहुत से प्रकार के हैं और बहुत से प्रकार के और भी बनाए जा सकते हैं, और भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम कुछ टाइप के फेमस टाइप के पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक नत्ती परिवर्तन बिंदु है, ये फेमस है, और एक है बहुल बिंदु जो फेमस है, वो हम पढ़ेंगे। इनकी परिभाषाओं को, इनको समझने से पहले नत्ती परिवर्तन बिंदु को पहले समझेंगे, बहुल बिंदु को बाद में समझेंगे। तो आ जाइए नत्ती परिवर्तन बिंदु पर, नत्ती पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। नत्ती परिवर्तन बिंदु, नत्ती परिवर्तन बिंदु। अब नत्ती परिवर्तन बिंदु को समझाने से पहले मुझे एक और आइडिया आपको समझाना होगा, वो होगा अवतलता और उत्तलता। अवतलता एवं उत्तलता, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सिटी। इसे कॉन्वेक्सिटी कहते हैं, इसे कॉन्केविटी कहते हैं। कॉन्वेक्स, कॉन्केव, उत्तल, अवतल। ये नाम सुन के आपको याद आ गया होगा कि 2 लेंस होते थे। एक लेंस होता था जिसको आप, ये लेंस जिसको आप उत्तल लेंस कहा करते थे, ठीक है। एक ये लेंस होता था जिसको आप अवतल कहा करते थे कि ये अवतल है, ये उत्तल है। तो ये जो अवतल उत्तल है, ऐसे जब आप कभी ग्राफ बनाते हैं तो कभी आपने ग्राफ में नोट किया कि ये चीजें तो ग्राफ में भी हो सकती है, ये चीजें तो ग्राफ में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, चलिए आपको समझाता हूँ। इस वर्त को देखिए, देख रहे हैं, हम इसके किसी बिंदु पी पर खड़े हो जाते हैं, किसी बिंदु पी पे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पी पे खड़े हो गए, पी पे खड़े होकर हम ग्राफ को देखते हैं, स्पर्शिका भी खींच लेते हैं। ये 2 स्पर्शिकाएं खींच ली, और स्पर्शिकाओं ने क्या किया, इस पूरे वर्त को 2 भागों में बांट दिया। क्यू से आर का ऊपरी सिरा और निचला सिरा, जो आर ए क्यू और आर बी क्यू,
इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड कर लेता हूँ ताकि ये दोनों चीजें आपको दिख जाए। दिख रहे हैं ये डॉटेड वाला। अब आप दोनों चापों को पी से देखना शुरू कीजिए। पी से आप दोनों चापों को देखिए। क्या लगता है आपको? एक चाप का तो आपको बंद का सिरा नजर आ रहा है, इस वाली नीचे वाली चाप। जो आर ए बी है इसका आपको बंद सिरा नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपकी तरफ बंद हो रही है ये, और ये लग रहा है कि ये तो आपकी तरफ खुल रही है, जैसे यहाँ हो रहा था। जब आप यहाँ खड़े थे और यहाँ खड़े होकर आप देखें तो आपको ये लग रहा है कि तो बंद हो रहा है, और ये लग रहा है कि ये खुल रहा है। ये लग रहा है कि ये आपसे दूर जा रहा है। देख रहे हैं, ये आपसे ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जा रहा है, और ये लग रहा है आपसे दूर नहीं जा रहा बल्कि आपको अपने अंदर लेने वाला है। इस सिरे को आप देखते हैं, जब आप उत्तल लेंस को देखते हैं तो वो लगता है कि वो आपसे दूर जा रहा है, आपसे दूर जा रहे हैं। और इसको देखते हैं तो लगता है कि आपके नजदीक आ रहे हैं, मतलब आपके पास आने वाला है। या यूं कहो क्या, अगर ये ये बड़ा होता जाएगा तो ये आपको अपने अंदर ले लेगा, इसके सिरे। तो यहाँ भी आपको ऐसे लग रहा है, ये देखिए, ये लग रहा है कि ये तो आपसे दूर जा रहा है, ये वाला। आर ए क्यू को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये तो आपको छोड़ के जाने वाला है, आपसे दूर जा रहा है ये। जब इस सिरे को आप देखते हो तो ये लगता है कि भाई ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, तो मुझे अपने अंदर लेगा। तो ये जो हिस्सा है, ये जो वाला हिस्सा है जो बंद हो रहा है, उसे उत्तल आकृति कहते हैं। कि ये जो चाप है ये उत्तल आकृति की है, और ये जो चाप है ये अवतल आकृति की है। अवतल वो होता है जो आपको अंदर की तरफ लाता है, उत्तल वो होता है जो आपसे दूर जाता है। समझ गए बात? तो अगर आप किसी पॉइंट पर खड़े हैं और किसी पॉइंट पर खड़े होकर किसी चाप को देखते हैं और वो चाप आपसे दूर जा रही है तो आप उसे क्या कहते हैं? उत्तल। लेकिन अगर वही चाप आपकी तरफ आ रही है, ऐसे आपको अंदर की तरफ आ रही है, तो उस चाप को हम क्या कहते हैं? अवतल। उत्तल एवं अवतल। ओके, यही अवतल और उत्तल होता है। लेकिन ये सब परिभाषाएं हैं, सिर्फ भाषा है, और गणित में भाषाओं से काम नहीं चलता। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, बताइए ये ग्राफ उत्तल होगा कि अवतल होगा? अब बताइए, चित्र बना के बताएंगे। अगर चित्र बना के बताएंगे तो एक काम और कीजिए, एक फंक्शन और ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। चल ये बताइए, इस ग्राफ को बनाइए। क्या हर ग्राफ बनाने संभव है? तो जवाब है नहीं, सारे ग्राफ नहीं बनाए जा सकते। ग्राफ बना बना के उत्तल और अवतल को नहीं ढूंढा जा सकता। हर ग्राफ बना बना के उत्तल और अवतल को नहीं देखा जा सकता। यानी हमें कुछ गणितीय तरीका चाहिए, कुछ मैथमेटिकल तरीका चाहिए, यानी हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए जिसके अंदर हम पता कर सके कि ग्राफ अवतल है या उत्तल है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। समझ में आई बात? अच्छा, एक बड़ी दुविधा और बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी दुविधा होती है, ये ग्राफ देखें और आप यहाँ खड़े, अब अगर पी इसको देखता है तो पी कहेगा कि भाई ये उत्तल है। क्यों है? क्योंकि ये इससे दूर जा रहा है। लेकिन अगर कोई बिंदु क्यों खड़ा है, क्यों क्या कहेगा? ना भाई ये तो अवतल है, ये तो मेरी तरफ आ रहा है। तो क्या ये ग्राफ दो है, उत्तल और अवतल? तो जवाब है नहीं, एक ही ग्राफ है। पी के लिए उत्तल है, क्यू के लिए ये अवतल है। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी ग्राफ को आप कहाँ से देखते हैं उससे फर्क पड़ता है। ग्राफ को देखने की वजह से फर्क पड़ता है कि आप उसे कहाँ से देखते हैं। इसलिए आप हमेशा एक पॉइंट फिक्स करेंगे जहां से आप ग्राफ को देखेंगे। अलग अलग जगह जाके आप ग्राफ को नहीं देखेंगे, एक फिक्स जगह खड़े होकर ग्राफ को देखेंगे। वो जगह फिक्स कर लेते हैं, स्थान फिक्स कर लेते हैं, और वो कर लेते हैं एक्स एक्स की। हमेशा हम ग्राफ को कहाँ से देखेंगे? एक्स एक्स से ही ग्राफ को निहारेंगे, ग्राफ को देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप बार बार अलग अलग जगह जाके देखेंगे तो उत्तल का अवतल बन जाएगा, उत्तल का अवतल बन जाएगा। इसलिए आप हमेशा तय कर लेते हैं कि हम कहाँ से देखेंगे, स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि भाई जब भी कोई ग्राफ के बारे में प्रकृति बताए तो भाई वो पहले एक्स एक्स पे आ जाए, खड़ा हो जाए, और उसके बाद बताएंगे। लीजिए ये स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि भाई हर कोई जगह से ग्राफ को देखा हुआ नहीं माना जाएगा, आपको ग्राफ को एक्स एक्स पे आके ही देखना होगा। क्योंकि कोई कहीं और से देखेगा तो वो कह रहा होगा उत्तल है, वो कह रहा होगा उत्तल है ना। जैसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल आता है, ये है 6, ठीक है। अब इस 6 को अगर आप दो आदमियों खड़ा कर दें, एक को यहाँ खड़ा कर दें, एक को यहाँ कर दें, और पूछें कि क्या है, तो पी क्या कहेगा? 6। क्यों क्या कहेगा? 9। क्यों के लिए वो 9 है और पी के लिए वो 6 है। क्या ये 6 और 9 दोनों है? हाँ ये दोनों है, लेकिन डिपेंड करता है आप कहाँ से देखते हैं। इसलिए आपको तय करना होगा कि आप किस जगह से खड़े होकर देखेंगे, ताकि अगर क्यू को समझाना है कि ये 6 है तो क्यू को कहाँ लाना होगा? क्यू को कहना होगा भैया क्यू यहाँ जा, पी की जगह खड़ा होकर फिर देख, और फिर बोल कि ये 6 है कि 9 है। अगर आप अलग अलग जगह खड़े हैं
और फिर आप सही गलत निकाले तो लड़ते रहिए, ना कोई सही है ना कोई गलत है, क्योंकि क्यू को हमेशा नो ही दिखेगा। अगर उसने हाँ भर भी ली, अगर क्यू ने झूठी हाँ भर भी ली तो उसने झूठी हाँ भर रहा है, दिख रहा है उसको नो ही है। और पी ने अगर कह दिया कि ना भाई नो है, चलिए अब मान लेता हूँ, वो दब गया बेचारा, उसने मान लिया हाँ, तो भी उसको 6 ही दिखने। तो इसका मतलब है कि झूठी हाँ भर सकते हैं। अगर अपनी अपनी जगह खड़े रहेंगे तो उन्हें 5, 9 और 6 दिखेंगे, दोनों कभी एग्री नहीं होंगे। एग्री होना है तो एक दूसरे की सीट पे जाके बैठिए। वेयर माई शूज एक बहुत बढ़िया कहावत है। टू अंडरस्टैंड मी, वेयर माई शूज, मेरे जूतों को पहन के देखिए। ये जो कहावत है ये ऐसे बनी हुई है कि जैसे पैर में कई बार छोटा सा पत्थर भी आ जाता है जूते के अंदर, तो आपको बहुत परेशान करता है। तो अगर मैं कहूँ कि देख मेरे जूते में एक पत्थर है, मुझे चुभ रहा है, तो जूते में जूता जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, मान लो मैंने ऐसे कहा कि जूता कंफर्टेबल नहीं है, तो सामने वाला क्या कहेगा, नहीं यार कंफर्टेबल है, देख मैं तो पहन के चल रहा हूँ बड़े से मजे से। तो बेटा पहले मेरा जूता पहन, मेरी कंडीशन में आप तो समझ पाएगा कि जूता कंफर्टेबल है या नहीं है। तो ये लॉक करती है वेयर माई शूज। अगर मेरी प्रॉब्लम को समझना चाहते हो तो मेरे जूतों को पहन के देखो, तब आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में आएगी। वरना अगर आप वहीं से खड़े होकर पढ़ेंगे, वहीं से देखेंगे, तो आपको समझ में नहीं आने वाला कि मैं क्या कहने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि उत्तल है कि अवतल है, गणितीय रूप से कैसे पता करेंगे, आइए गणितीय रूप बनाते हैं। पहले उत्तल का बनाते हैं, फिर अवतल का बनाते हैं। पहले उत्तल के लिए, उत्तलता के लिए, कि कोई ग्राफ उत्तल है या नहीं है। मान लीजिए आपका ग्राफ है एफ एक्स वाई, ये आपका समीकरण है जिसको आपको चेक करना है कि वो उत्तल है या अवतल है। तो एक काम कीजिए, इस समीकरण में तो उत्तलता के लिए आपको कंडीशन नहीं करना, आपको उसको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है y का x के रिस्पेक्ट में। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है 2 बार अवकलन विद रिस्पेक्ट टू x। ये करेंगे, फिर से y से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको देखना है पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव, जीरो भी नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव अगर आता है तो आपका जो ग्राफ है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे आप पे चेक कर रहे हैं, वो एक्स एक्स के सापेक्ष उत्तल है। और अवतलता, अवतलता में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, y डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। ये लीजिए, ये अवतलता आ जाएगी। उत्तलता और अवतलता, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई से मल्टीप्लाई करते ही अगर पॉजिटिव आता है तो उत्तलता है, नेगेटिव आता है तो अवतलता है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर करा देता हूँ, उत्तलता और अवतलता के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रश्नावली का, आपके एक्सरसाइज 4 है, एक्सरसाइज 4 बुक में उत्तलता अवतलता का जो प्रश्नावली है उसमें मात्र एक ही क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें अवतल और उत्तल चेक करने के लिए कहा गया। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 ही है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है मात्र ये जो चेक करने के लिए कह रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3 एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो है एक्स एक्स के सापेक्ष, एक्स एक्स के सापेक्ष ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्स के सापेक्ष अवतल है। ये प्रूफ कीजिए। अगर आप इसे एक्स एक्स के सापेक्ष चेक करें तो ये अवतल आएगा। ठीक है भाई, आएगा। चलिए अवकलन करते हैं, 2 बार अवकलन करने हमें। एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष पहला अवकलन आप करेंगे, आंशिक नहीं कर रहे हैं, पूर्ण अवकलन कर रहे हैं, तो ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 ए एक्स बराबर 0। 3 का भाग दे दीजिए, 2 ए एक्स बराबर 0। वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का भाग देने पर, ताकि एक अवकलन और कर सकें। डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉमन निकाल लीजिए, 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। एक अवकलन और कर लीजिए, इसे इक्वेशन 1 में एक बार नाम दे देता हूँ, पुण्य एक्स के सापेक्ष अवकलन। दोबारा आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, पुण्य एक्स के सापेक्ष अवकलन, जिससे आपको आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। और आप भाग का नियम लगाएंगे। भाग के नियम से आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का अवकलन 2a एक्स का 1 एक्स स्क्वायर का 2x माइनस, फिर आप 2ax ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ये 2y हो गया, और खुद y का dy बाई dx हो गया, बट्टे नीचे वाले का होल स्क्वायर हो गया y की पावर 4। ठीक है,
अब dy बाई डी एक्स का मान रख दीजिए। इक्वेशन 1 से आपका जो dy बाई डी एक्स है, समीकरण 1 से ये मान रख दीजिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। कुछ सॉल्व हो सकता है तो बिल्कुल सॉल्व कीजिए। वाई स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस एक्स हो गया माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इंटू 2y आ गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया जो कि माइनस का 2ax प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर है, और बट्टा सबके चल रहा है y की पावर 4। यहाँ आप कुछ कैंसिल कर सकते हैं, जैसे एक y कट गया, एक y बच गया, ठीक है। और 2 तो आप पूरे क्वेश्चन में से कॉमन ले सकते हैं, ये देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 तो पूरे में से बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर ले लिया। लघुत्तम भी ले लीजिए, लघुत्तम y आ जाएगा ऊपर वाले का, लघुत्तम y ले लिया, ये y आ गया, एक y कटा ना, एक y बचे, ये y से गुणा होगा तो ये y स्क्वायर था, y क्यूब हो गया, ये आपका a प्लस एक्स हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये आपका 2ax प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे 2 गए, स्क्वायर हो गए, बट्टा आपका y की पावर कितनी होगी, 4 होगी, नीचे y की पावर 5 बन जाएगी टोटल, ये y की पावर 5 होगी। अब y की पावर 3 का मान है ना, ये दोनों नीचे नीचे वाले भाई भाई, y की पावर 5, y की पावर 3 का मान आप ऊपर वाले समीकरण से ले लीजिए। क्यों हटा रहा हूँ y की पावर 3 को, अभी मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है, दाग अच्छे हैं, है ना, हमने एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा है दाग अच्छे हैं, तो मैं y को हटा रहा हूँ, y क्यूब को जरूर कुछ ना कुछ सोच के हटा रहा हूँ, कोई बड़ा होने वाला है, तो ये मैंने हटा दिया, माइनस 3ax माइनस एक्स क्यूब, चेक कर लीजिए मैंने गलत तो नहीं किया ना, क्या मैंने यही किया, माइनस 3ax स्क्वायर है माइनस एक्स क्यूब है, माइनस 3ax स्क्वायर है माइनस एक्स क्यूब है, साथ में a प्लस एक्स आ गया, प्लस प्लस ये कितना 2x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा y की पावर 5। अब y क्यूब का मान हो चुका है, ब्रैकेट खोलिए, देखिए कि ब्रैकेट खोलने से अब कटने वाला काम हो जाएगा। हमने क्या किया, जो ट्रिक थी वो ये थी कि भाई ऊपर से हम पूरे तरीके से y को विलोपित कर दें, सब कुछ x में ले आए, ताकि जब ब्रैकेट खोलें तो सब कैंसिल आउट भी हो जाए, कुछ फायदा तो मिले अपने को। ऊपर अगर y चलता रहा तो x से तो y कटेगा नहीं, तो इसलिए क्यों नहीं एक काम करते हैं कि पूरे सवाल को x में ले लें, ऊपर वाला कट जाएगा। हाँ, अब यहाँ क्या कि यहाँ y का मान क्यों नहीं रखा, तो यहाँ रख के क्या फायदा, कुछ कटने वाला तो है नहीं, बल्कि बड़ा और हो जाएगा, तो यहाँ तो हम जब चाहे रख सकते हैं, अभी क्यों रखें, तो इसलिए y को y रहने दिया। समझिए आप ट्रिक, ये ट्रिक है। तो ब्रैकेट खोलने पर ये हो जाएगा माइनस 3ax स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3ax क्यूब माइनस ax क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 4a एक्स क्यूब, ये लीजिए भाई, ये हमारा आ गया, और नीचे जो चल ही रहा है y की पावर 5। अब देखिए जो हमारी ट्रिक है वो काम कर रही है, जो हम चाहते थे वैसा हुआ है। कैसे हुआ है देखिए, ये 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 3 कटे तो नहीं पूरे पूरे, लेकिन 4 में से 3 तो चला गया, कुछ तो कम हुआ, फर्क तो पड़ा। ये लीजिए 4 में से 3 चले गए, 1 बच गया, हो गया। आइए कुछ ऐसा और भी है, यहाँ तो पूरे पूरे कट रहे, x की पावर 4, ये 3 और 1 कितने हो गए, 4, और ये 4, ये देखिए ये कट गए, कटा, आया स्वाद। और जब वैसे भी जब कटते हैं तो मजा भी आता है, इसका मतलब आप सही चल रहे हैं, गलत चलते हैं तो कटते भी नहीं, ये भी खासियत है हमारे गणित के सवालों की, खासियत होती है, जब आप गलत कर रहे होते हैं तो कुछ भी नहीं कटता, सही कर रहे होते हैं तो ही कटता है। चलिए कमाल हो गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो आ गया। अब सिर्फ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए हमें इसको वाई से और गुणा करना है, वाई से गुणा करने पर, क्योंकि हमारे उत्तल और अवतल की जो शर्त है, हमारे जो उत्तल और अवतल की शर्त है, उस शर्त में आपने देखा है कि उस शर्त के अंदर हमें 2 चीजें चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई भी चाहिए, इंटू वाई भी चाहिए। चलिए हम इंटू वाई भी करते हैं, जैसे वाई से आप इस साइड गुणा करेंगे, एक वाई आपका कम हो जाएगा, एक वाई आपका कट गया, कितना आ गया, वाई की पावर 4 आ गया, है ना। अब एक बार मेरे साथ इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, ए स्क्वायर, ए चाहे कोई भी हो, स्क्वायर है इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा, एक्स
कोई भी हो स्क्वायर है इसलिए प्लस होगा। आप जानते हैं कि स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है। कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा प्लस आता है, तो ये प्लस हो गया। अब आप y ले रहे हैं, y पे भी 4 पावर है, तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस 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 3 प्लस इंटू 1 माइनस, टोटल किसका आएगा, माइनस का। तो इसका मतलब है कि ये हमेशा माइनस का आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि x और y क्या है। तो इसका मतलब आपका जो y डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो इस वक्र के लिए हमेशा नेगेटिव आएगा, और इस वक्र के लिए हमेशा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये वक्र हमेशा अवतल आकृति का होगा, अवतल आकृति का होगा। सही है। चलिए मैं इसको आपको थोड़ा चित्र की सहायता से और समझाता हूँ ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। आइए अब आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ये ग्राफ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3x स्क्वायर। इस ग्राफ में आप कहीं भी खड़े हो जाइए, कहीं भी जहां आपको ठीक लगे आप वहां खड़े हो जाइए और खड़े होकर ग्राफ को देखिए। जहां भी आप खड़े होकर ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ को लगेगा कि आप ग्राफ जो है वो आपकी ओर ही आ रहा है। ये देखिए, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो भी आपको ऐसे ही लग रहा है, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो भी आपको ग्राफ ऐसा ही लग रहा है कि ग्राफ आपकी तरफ आ रहा है। तो आप कहीं किसी पॉइंट पे खड़े होकर ग्राफ को देखिए, ग्राफ हमेशा आपको ऐसे ही नजर आएगा कि ग्राफ आपकी तरफ आ रहा है। समझ रहे बात आपको? इस ग्राफ का कोई हिस्सा आपको उल्टा नहीं है, कहीं भी ग्राफ ने अपना मुंह आपसे उल्टा नहीं किया, मतलब आपसे विपरीत और नहीं रखा। जहां भी खड़े होकर आप ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ ऐसे लगेगा कि ग्राफ आपकी तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ अवतल है, क्योंकि जब ग्राफ आपकी तरफ आता हुआ नजर आता है तो उसका मतलब ग्राफ क्या होता है, अवतल। तो ये अवतल ग्राफ है। तो आप इस ग्राफ को हमेशा अपनी तरफ ही, जहां भी आप खड़े एक्स एक्स पे जहां भी खड़े होकर ग्राफ को देखेंगे, हमेशा ग्राफ आपकी तरफ ही आएगा, कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा, मतलब मुंह नहीं मोड़ेगा, हमेशा हमेशा ग्राफ आपकी तरफ है। मैं इसको थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखा दूं। ये इस ग्राफ को देख लीजिए, ये ग्राफ जो है कर्व है इसका, ये देखिए, ये घुमावदार कर्व है इसका, ये देखिए आपको कर्व नजर आ रहा है। थोड़ा सा मैंने बड़ा किया तो आपको ये कर्व नजर आ रहा होगा। ये देखिए कर्व हमेशा आपकी तरफ है, झुका हुआ देखिए किस तरफ है, एक्स की ओर झुका हुआ है। झुकने का मतलब आपकी तरफ आ रहा है। ये देखिए पूरा ग्राफ एक्स की ओर झुका हुआ है, एक्स की ओर झुका हुआ है मतलब अवतल है, और एक्स के बाहर की ओर झुका हुआ है मतलब उत्तल है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए वापस से हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी आपने इस लेक्चर में जो ये क्वेश्चन था, अभी इसको मैंने गणितीय रूप से भी प्रूफ कर दिया और बाय ग्राफ भी आपको दिखा दिया कि भाई ये जो ग्राफ है इसमें आप चाहे ए का मान कोई भी रखिए, एक्स का मान कोई भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ग्राफ हमेशा अवतल होगा। यानी पूरे ग्राफ को जब अभी आपने डायग्राम में देखा है, वो ग्राफ आपको साफ साफ दिखा रहा है कि पूरा ग्राफ के जो चेहरा है, जो मुंह है, वो हमेशा आपकी तरफ है, एक्स एक्स की तरफ है हमेशा। ग्राफ इधर से भी जब ऊपर की तरफ भी जाता है तो भी उसका मुंह एक्स की ओर ही होता है, फिर वो नीचे जैसे जाता है ऐसे, शायद फिर ऐसे। अब इसका मुंह आप जब भी देखेंगे तो मुंह हमेशा आपकी ओर ही होगा। कर्व का जो मुंह झुकाव है वो हमेशा आपकी ओर है, मतलब एक्स एक्स की ओर। अगर आप एक्स एक्स पे खड़े हैं तो ग्राफ कहीं भी कैसे भी है, कहीं भी खड़े होकर देखिए, किसी भी पॉइंट पे जाकर आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ का मुंह हमेशा आपकी तरफ ही झुका हुआ है। यानी जो घुमाव है, ये जो मोड़ है, ये जो घुमाव है, ये आपकी ओर है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। और जी हम संपूर्ण अवतल है, संपूर्ण अवतल मतलब हर बिंदु पे अवतल है, हर बिंदु का झुकाव आपकी तरफ है। तो ये है अवतलता उत्तलता। तो अवतलता और उत्तलता आप कैसे चेक करते हैं? पहली बात तो ये होती क्या है, अगर आप एक्स एक्स पे खड़े हैं तो आप ये चाहते हैं जानना कि भाई ग्राफ मुझसे दूर जा रहा है या मेरी तरफ आ रहा है, मुझसे दूर जा रहा है या मेरी तरफ आ रहा है। मुझसे दूर जा रहा है तो वो उत्तल है, और मेरी तरफ आ रहा है तो अवतल है। ठीक है। इसको चेक करने के लिए गणितीय रूप से हमने प्रावधान बनाया, एक तरीका बनाया कि भैया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आप वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आए, पॉजिटिव या नेगेटिव आए तो उसके आधार पे वक्र की आकृति उस बिंदु पे तय की जा सकती है। अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब उस बिंदु पे ग्राफ उत्तल है, और नेगेटिव आती है तो उस बिंदु पे ग्राफ अवतल है, उत्तल एवं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात यहाँ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट आपको रत्ती भर भी आपको डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है। अब एक दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर चलेगा, यहाँ से क्वेश्चन और पैदा हो सकता है कि सर पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कभी जीरो आ गया तो क्या होगा, कभी जीरो आ गया तो? भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर जीरो आता है तो, जीरो आता है तो वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। वैसे देखें तो ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। वैसे कहना चाहो तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कह दो। तो यानी इस बिंदु पे ग्राफ ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यानी इस बिंदु पे ग्राफ ना तो उत्तल है ना ही अवतल है।
ना तो उत्तल है ना अवतल है। लेकिन जब जीरो आता है बेटा, एक खासियत होती है, जीरो से पहले ऑब्वियसली बात है नेगेटिव रहा होगा और जीरो के बाद में पॉजिटिव रहा होगा। यानी ग्राफ जो है जब जीरो आ रहा है, जब इसका मान जीरो आ रहा है, इसका मतलब इस बिंदु से पहले अलग चीज रही होगी, इस बिंदु के बाद में अलग चीज रही होगी। अगर सपोज कीजिए पहले नेगेटिव आया बाद में पॉजिटिव आया, हो सकता है कि इसका मान कहाँ जीरो आया, जहां जीरो आया उससे पहले, जीरो से पहले जरूर कुछ रहा होगा, ये तो पॉजिटिव रहा होगा नेगेटिव, क्योंकि जीरो आया इसका मतलब आप अब सोचिए, आप एक लाइन पे खड़े और जीरो आ रहा है, ये लाइन पे खड़े, अब आप किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई जीरो आया बीच में, तो जीरो सोचे कब आएगा, जीरो तभी आ सकता है जब या तो आप माइनस से प्लस गए हो या फिर प्लस से माइनस गए हो, तभी तो जीरो बीच में आएगा। सोचिए अगर आप प्लस से प्लस गए तो आप बिना जीरो के जा सकते हैं। आप मान लीजिए 3 पे खड़े हैं, 3 से 7 पे चले गए, क्या जीरो बीच में आएगा? नहीं आएगा। तो अगर जीरो बीच में आ रहा है, अगर जीरो बीच में आ रहा है तो इसका मतलब आप पॉजिटिव से नेगेटिव गए हैं या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गए हैं। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव आपने चेंज किया साइन, तो आपने उत्तल से अवतल बनाया, ग्राफ आपका अवतल से उत्तर बना है। यही जाके हमारा पॉइंट एक स्ट्राइक कर रहा है, गजब पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है। वो ये है कि ऐसे बिंदु भी होते हैं जिसके दोनों तरफ ग्राफ की प्रकृति अलग होती है, दोनों तरफ ग्राफ की प्रकृति अलग होती है, मतलब एक तरफ ग्राफ उत्तल है और एक तरफ अवतल है, उस बिंदु के दोनों तरफ ग्राफ की प्रकृति अलग अलग है। ऐसे बिंदु को जिससे पहले ग्राफ कुछ और था उसके बाद कुछ और हो गया, ऐसे पे ग्राफ अपनी दिशा बदल रहा है, इसे कहते हैं नत्ती परिवर्तन बिंदु, नत्ती परिवर्तन बिंदु। चलिए इसको अगले लेक्चर में अपन कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ पहले यहाँ तक आपको पूरा बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको लेक्चर को 2-3 बार चला चला के देखिएगा, बाकी बाद में कराऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।